हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे 2016 का जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम था, उसमें जो गणित के जो पेडागोजी के जो सवाल पूछे गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम डिटेल्ड से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम आप लोगों को बात करते हैं 2016 का जो पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम पेडागोजी के मैथ के सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ ज़रूरी, कि हमारे यूट्यूब चैनल से सीटेट, यूपीटेट या जितने भी प्राइमरी या जूनियर तक के जो एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम वाले, तो उसमें क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ ओनली मैथ पे फोकस करेंगे। जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं या फिर मैथ को कम जानते हैं, तो उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए हम 2016 की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था 2016 के जो सीटेट का एग्ज़ाम था, कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों के एक शिक्षक योग यानी जोड़ना सिखाता है, तो उसमें कौन सी युक्ति ऐसी है सबसे अधिक उपयुक्त होगी। कि कक्षा 2 का बच्चा है, उसमें हमें जोड़ने के सवाल सिखाने हैं, तो इन चार ऑप्शनों में से सबसे अच्छी जो उपयुक्त है या अनुसरण करना चाहिए वो क्या सबसे अच्छा रहेगा। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, यानी कि जो शाब्दिक होते हैं यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं तो उनको कराना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, यानी कि जब लास्ट में रिजल्ट देते हैं बच्चों को कि कितना सीखा, तो उस टाइम पे शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। या तीसरा है कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रयुक्त करना चाहिए। जोड़ कैसे होना चाहिए, जैसे मान लो कोई हमने क्या है, चार फल है इतने, मतलब 4 फल ले लिए, 3 फल और ले लिए, तो बता जोड़ के कितने हो गए। तो इस तरह के कहानी के रूप में नहीं, शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जोड़ को। या फोर्थ ऑप्शन है कि शाब्दिक प्रश्नों को अध्ययन के अंत में कराया जाना चाहिए, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो शब्द होते हैं, अगर कोई भी हम टास्क अगर सिखाते हैं तो उनमें जो लास्ट ऑप्शन है उसको उस तरह से सिखाया जाना चाहिए क्या। लेकिन जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका जो सबसे जो कारगर जो तरीका होता है वो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे ये सीखता है कि हम टॉफ़ी लेने गए दुकान पे, 3 रुपये की हमने टॉफ़ी ले ली और 5 रुपये की हमने कुछ और चीज़ ले ली, 4 रुपये की कुछ और चीज़ ली। सबको जोड़ने के बाद जो बच्चा सीखता है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो शाब्दिक प्रश्नों द्वारा जो सीखता है वो सबसे ज़्यादा जल्दी सीखता है, यानी अच्छा वो मेथड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कक्षा 2 का ही छात्र है, कक्षा 2 के छात्र मतलब 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ने का शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने के लिए, जैसे एक टोकरी में क्या 5 सेब ले लिए, उसमें से उनमें 7 सेब और डाल दिए गए, यानी कि एक टोकरी है। ठीक है, एक टोकरी, इस टोकरी में क्या है 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए, तो टोकरी में कुल कितने सेब हैं ये बच्चों से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का जो शाब्दिक प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी में से संबंधित है, यानी कि इस तरह से सवाल जो हम कराते हैं उनको क्या बोलते हैं। पहला संवर्धन, दूसरा पृथक्करण, और तीसरा योग की पुनरावृत्ति, या डी है समूचन यानी कि सेट, यानी समूह के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ डायरेक्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। समूह, समूह का मतलब यह है कि समूहन का मतलब होता है, देखो जरा ध्यान से, समूह का मतलब ये टोकरी है, इसमें 5 सेब थे और 7 सेब, तो सारे इकट्ठे हो गए, तो यानी कि एक समूह बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये एक समुच्चय समूह बन गया, इसलिए इसका ये मेथड होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे जोड़ने वाले, टोकरी में जोड़ना निकालने वाला, तो सब क्या है, समूहन मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गणित में त्रुटि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब गणित के अंदर सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मतलब सवालों में जितनी ज़्यादा तुम गलती करोगे इतनी ज़्यादा सीखोगे, ऐसा कहा जाता है, और यह कहीं ना कहीं सही भी होता है। तो गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है, यह कथन गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, दूसरा है गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती, ये भी गलत है। तीसरा है कि गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है सही, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ठीक है, गलतियों से हमें ये बदलता है, जैसे मान लो गलतियों का मतलब ये, जैसे 3 ऐसा बनाना है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई बच्चा ऐसा बना रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है त्रुटि कर रहा है वो, लेकिन हमें क्या है त्रुटियों से क्या हमें ये बच्चों का ये पता चलता था वो कि उसकी मतलब उसको बनाने की या उस किस अवधारणा की ओर रचना करता है, यानी कि 3 को क्या ऐसे नहीं बना के वो ऐसा बनाता है। ठीक है, तो उसका क्या है हमें अवधारणा का पता चल जाता है, तो उसका क्या है हमें टीचर को बोध हो जाता है कि हाँ ये इसकी जो अवधारणा है 3 को सीखने की वो किस डायरेक्शन में है। तो इसलिए क्या है इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर
तीसरा ही हो जाएगा। ठीक है, अगला है फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि सही, क्योंकि वे विद्यार्थी को उनके प्राप्तांकों के बारे में भी फीडबैक, नहीं ये तो गलत है, ये भी गलत, ऊपर की दोनों बातें गलत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि कक्षा 4 का एक बच्चा, कक्षा 4 का बच्चा है, उसको एक चीज़ सिखानी है हमें कि 1/10 और 1/100 में से कौन सा बड़ा है। तो जो कक्षा 4 का बच्चा है उसे हमें ये बताना कि 1/10 और 1/100 में से कौन सी बड़ी है, या फिर 1/10 1/100 से 1/10 क्या है, बड़ी है, मैंने ये वाली बड़ी है। तो कौन सा TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। TLM होता है TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो पढ़ाने के लिए टीचर क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। यानी देखो हिंदी में लिखा हुआ है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि टीचर का जो मेथड होता है उसमें यूज की गई सामग्री क्या होती है, TLM टीचर लर्निंग मटेरियल। तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है कि कैसे उसको पढ़ाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, डाइंस ब्लॉक होते हैं, संख्या चार्ट होता है, या गिनतारा अबेकस होता है उससे समझाया जाता है, 10x10 वर्गीकरण ग्रिड होते हैं तो उससे समझाना है। तो हमें क्या है 1/10 और 1/100 में से 1/10 बड़ा है, तो उसमें सबसे जो उपयुक्त जो TLM होता है वो होता है संख्या चार्ट। संख्या चार्ट पे क्या है हम उसको बहुत आसानी से सिखा देते हैं। संख्या चार्ट पे क्या है बहुत आसानी से हम चीज़ों को सिखा देते हैं। जैसे एक लाइन खींच लेंगे, उसमें क्या 0 मान लेंगे, तो इधर क्या मान लेंगे 1 2 3 4 5, इधर बैक साइड में -1 -2 इस तरह वाला मानते हैं। तो उसमें क्या है जब हम संख्या चार्ट बना लेते हैं और अच्छे से उसको क्या है बच्चे को भिन्नात्मक रूप में उसको दिखा देते हैं तो वो सीख जाता है। तो इस हिसाब से क्या आपको याद रखना कि उपयोगी जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संख्या चार्ट। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 5th है कि 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफल की तुलना कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है कि इसकी क्या चीज़ें हैं। जैसे 2 हैं, 2 विमा है, मान लो एक ये एक ये 2 विमा है, 2 या 2 से अधिक वाली विमा, उन वस्तुओं के क्षेत्रफल की तुलना हम करेंगे। मान लो इधर भी कोई है या इधर भी कोई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका प्रेक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग लेने पड़ेंगे, अलग अलग विमाएँ लेनी पड़ेंगी, अलग अलग जो है हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे या परीक्षण का जो वो करेंगे तो उसमें क्या अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, डाटा के रिकॉर्ड होते हैं, तो अलग अलग चीज़ होती है। जैसे मान लो इसका डाटा लगा, इसका डाटा लगा, तो उस हिसाब से क्या है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा बिल्कुल ठीक है, प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है कि कोई भी एक जो अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डाटा की रिकॉर्डिंग करना, मतलब हमें क्या है प्रेक्षण, यानी कि अलग अलग प्रेक्षण का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें डायमेंशन लेना, अलग अलग डायमेंशन लेंगे, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अलग अलग लेंगे, फिर उनका क्षेत्रफल लेंगे, तो उनकी क्या है क्षेत्रफलों के बीच की जो तुलना हो जाएगी। ठीक है, कक्षा 5 के लेवल के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं तो वही याद रखना है। ठीक है, आगे है इम्पोर्टेंट बहुत सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ, जो प्राथमिक लेवल है, प्राइमरी लेवल पर क्या है मास्टर गणित की पहेलियाँ बताता है, तो बच्चों को किस चीज़ में मदद करती है पहेलियाँ। पहला, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों की पहचान करने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझेंगे कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए गणित की पहेलियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास गणित की जो समस्या होती है उसको सुलझाने के लिए उसका जो कौशल होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगला है गणितीय संचारण उल्लेख करता है, क्या करता है भाई, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ठीक, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं था। उस टाइम पे कौन सा नहीं था, तो कौन सा नहीं था, तो इसका पहला कि बच्चों को सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, तो उस टाइम पे नहीं था। आज की डेट में तो ये है लेकिन उस टाइम पे नहीं था, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज की डेट में तो ये है। अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं या विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, कौन सी सबसे अच्छी विशेषता है, संकल्पना को उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना,
इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं हम। यानी कि प्राइमरी लेवल पर गणित की जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है कि मूर्त से अमूर्त, ये याद रखना बस, मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना। मूर्त मतलब जो हम जानते हैं सही तरीके से, और जिसको हम बारे में नहीं जानते नहीं तो उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ये याद रखना, कौन सा श्रेणी क्रम सही है कि हम ज्यामिति को समझ सकें। तो पहला इन सब में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण और औपचारिकता या औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन, यानी कि ये अलग अलग है। औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, मानसिक चित्रण होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यामिति को समझने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो मानसिक चित्रण होना चाहिए, ठीक है, फिर उसका विश्लेषण करना आना चाहिए, फिर औपचारिक होना चाहिए और फिर अनौपचारिक होना चाहिए। तो इसका जो क्रम ये याद रखना आप लोग को सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली संख्या प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, फोर्थ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? मैं आप लोग को बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2 और 3 और 4 ये सब हमने गिनती लिख दी। तो बच्चों को हमने क्या है, बच्चों को इन सब चीज़ की अवधारणाओं से पता चल गया कि 1 कितना होता है, 1 डंडा, फिर 2 कितने होते हैं तो ये होता है। अब हम शून्य को कैसे बताएंगे? भाई शून्य तो कुछ होता नहीं है। तो हम जैसे मान लो 2, 3 ऐसे संख्या लिखेंगे। शून्य का मतलब होता है एक भी नहीं। क्या है? एक भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने कहा कितने बचे, बोले 2, 3 बचे। जब वो लास्ट में ये कहेगा कि भैया अब तो एक भी नहीं बचा, जब लास्ट में जब कहेगा कि एक भी नहीं बचा यानी कि कोई भी नहीं बचा है, तो इसका मतलब कोई भी नहीं बचा, तो इसका मतलब 0 बचा है। तो इसीलिए 0 को सिखाने के लिए क्या होगा, उससे पहले उन संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद 0 सिखाना। सबसे लास्ट में क्या 0 सिखाना होता है। चलो भाई, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। हमें क्या है, कक्षा 3 के बच्चों को आधा सिखाना है, आधा। तो हम उसमें से सबसे पहले क्या सिखाएंगे? देखो जरा, इसमें लिखा हुआ है कि चित्र दिखाते हैं जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दूसरा आधे का चिन्ह लिखते हैं, और तीसरा है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, और फोर्थ है कहानी शब्दों के प्रयोग में आधा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पर मूर्त पदार्थों को आधे में दिखाते हैं, फिर हम चित्र दिखाते हैं, और फिर उसके बाद कहानी सुनाते हैं आधे की, और लास्ट में क्या, आधे का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आधे का क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित में कौन सा सही है? और इसको मतलब याद रखना है, इसको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, इसको सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि गणित का अन्य विषयों के साथ क्या है, आकलन किया जाना चाहिए। कैसे? जैसे भाषा है या कला है, तो इन विषयों में भी क्या गणित का उपयोग करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तो 5 आ गया, गणित आ गया। मतलब इन भाषाओं में भी क्या गणित का उपयोग करके हमें सीखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक संख्या का अगर दशमलव हमें सिखाना है तो उससे पहले किस बात का ज्ञान होना चाहिए? स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थानीय मान का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल ठीक है। योग मतलब जोड़ना, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। ये याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ये घटाव है, तो ये याद रखना कि घटाव क्या है, गुणा और भाग। तो ये जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए आज ये छोटी सी वीडियो थी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भैया CTET, UP TET और हरियाणा टेट, मध्य प्रदेश टेट, जितने भी टेट होंगे उन सब में मैथ पढ़ाऊँगा मैं। और ठीक है, आप लोग CTET के लिए सिर्फ मैथ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं जो मैथ में थोड़े से बच्चे कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और CTET और बड़े जो यूट्यूब चैनल वाले होते हैं वो अपने लेवल पे पढ़ाते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं
CTET या UPTET को पास करने के लिए, उनके लिए कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो बहुत बेसिक चीज़ों से मैथ पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।